हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 19 फरवरी 2026 को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के इनका परसों यानी कि 20 फरवरी को आपका एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 19 और 20 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, जो सैंपल पेपर है, इसी को सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे, जो कि 5वां है। तो ये वीडियो इसी 5वें पेपर के पार्ट 2 की रहेगी बच्चों। और पता है ये पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना खंड नंबर खा, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, खंड नंबर गा, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आप ये मान के चलो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सिलेबस के रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, इस साल आपका जो पेपर होगा ना बच्चों 2025-26 में, अभी 1-2 दिन बाद है ना, तो इस साल का पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का है। पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए हिस्ट्री का, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का, है ना। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि फिर कहीं बच्चे फिर बाद में ये बोलें सर आपने पैटर्न तो बताया ही नहीं था, ओल्ड वाला बता दिया हमें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ये तो मैं आपको पता है क्यों ओल्ड वाले पैटर्न से करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने ना पिछले साल ऐसे बहुत से पेपर बनाए थे जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी एग्जाम्स में, तो इसीलिए है ये। और बाकी देखो, आपके लिए जो नया पैटर्न है ना, उसके लिए हम लाइव सेशन अटेंड कर ही रहे हैं, सो डोंट वरी, लाइव में तो आपके सारे डाउट क्लियर हो ही जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब आप रेडी हो इस पेपर 5 के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए? जल्दी से बोलो बच्चों, तैयार हो पार्ट 2 को समझने के लिए? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। इन एमसीक्यू में आपको मैंने बहुत सारे मिलान वगैरह हो गए, ठीक है, और कुछ आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, सब आपको करवा रखा है ऑलरेडी। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन से आपके कई एमसीक्यू निकल सकते हैं, आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके, ऐसे एमसीक्यू बनाए हैं हमने। ठीक है, तो आप बच्चे इन वीडियोस को जरूर देखना। और देखो मैंने तो अथवा भी लिया है 3 क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है ना एमसीक्यू के लिए वो एक्स्ट्रा हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके, तो प्यारे बच्चों फाइनली आज की इस वीडियो का हमारा अगला खंड नंबर था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब देखो होगा क्या, इसमें है 2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन, जिसमें से एग्जाम में आपको केवल एक क्वेश्चन में हो सकता है तो अथवा मिलेगा, लेकिन आपको मैं 2 क्वेश्चन में अथवा देने वाला हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो नाजी समाज में बच्चों जो फीमेल्स थी इनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो, नाजी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजावाहक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता था नाजी समाज में औरतों को? जो आर्य संस्कृति है और उनकी जो नस्ल है इसका ध्वजावाहक माना जाता था। ठीक है, नाजी समाज में औरतें जो थी उनका कर्तव्य था कि वो एक अच्छी से अच्छी माँ बने, एक अच्छी से अच्छी मदर बने। ठीक है, और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे, यानी कि ऐसे बच्चों को जन्म देंगे जो शुद्ध आर्य रक्त हो उनका। ठीक है, और उन्हीं का ये पालन पोषण करें। तो कुल मिला के नाजी समाज में औरतों की मुख्य भूमिका क्या थी? मुख्य भूमिका ये थी कि वो एक अच्छी माँ बने। अच्छी माँ बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा? एक शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना है, उसका पालन पोषण करना है। ठीक है, ऐसा पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था। ठीक है, और जो ऐसा नहीं करती थी उन महिलाओं को दंडित भी किया जाता था। तो औरतों की भूमिका बस इतनी थी कि अच्छे से अच्छी ये एक माँ बने और आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म दें, उनका पालन पोषण करें। जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा, जो ऐसा करेगा उसे सम्मान दिया जाएगा। ये भूमिका थी इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? क्या रीजन था कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद में ये शासन खत्म हो गया? ठीक है, तो क्या रीजन था बच्चों? इसके 3 कारण हैं। अब वो 3 कारण कौन कौन से हैं ध्यान से देख लो, यह प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो 1917 में जार का शासन खत्म होने के कई कारणों में, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है
कि 1917 में जार का शासन खत्म होने के कई कारण थे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कारण था बच्चों प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो कि कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। अब हुआ क्या, रूस ने इस प्रथम विश्व युद्ध में भारी नुकसान उठाया। ठीक है, लगभग 70 लाख रूसी मारे गए थे। ठीक है, 70 लाख रूसी, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। ठीक है, सरकारी आंकड़ा, असलियत में ना जाने करोड़ों तक में मारे गए थे। ठीक है, तो इससे रूस को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दूसरा, सैनिकों का विरोध। अब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था या फिर जब वो खत्म हो गया, ठीक है, पहली बात 1917 का समय यानी कि चल ही रहा था, तो इस समय जो सैनिक थे उन्होंने बोला कि भाई हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, और जब सरकार ने ये कहा कि हम युद्ध को जारी रखेंगे, तो सैनिकों ने इसको जारी रखने का भी विरोध किया। एक तो बोला कि हम युद्ध के पक्ष में लड़ेंगे नहीं तुम्हारे, ऊपर से जारी रख रहे हो। ठीक है, जिससे और भी ज्यादा रूसी मारे जाएंगे, हमारी जनसंख्या वैसे ही कम है, संसाधन कम है, हथियार कम है, हम मारे ही जाएंगे, तो इससे अच्छा हम लड़ेंगे ही नहीं, ये चीज कही इन्होंने। और आखिरकार सोवियत का गठन हो गया, अर्थात फौज ने और जो श्रमिक थे इन सभी ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया, और इसी वजह से, इसी के परिणाम स्वरूप जार का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में दोनों क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी, तो एक ही इनका पॉइंट था, वो था एक गुड मदर बनना। जो ऐसा नहीं करता था उससे बेसिकली पनिश किया जाता था, जो ऐसा करती थी उसे ऑनर किया जाता था। ओके, व्हाई डिड द रूल ऑफ द जार्स एंड इन 1917, तो 3 रीजन थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पोजीशन ऑफ सोल्जर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। ठीक है, इसलिए जिसे हम पेट्रोग्राद सोवियत कहते हैं। चलो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बेसिकली आप ये मान लो कि आपके 4 MCQ भी पूरे हो जाएंगे, बस ध्यान से देखना। भारत में हिमालय के किन्हीं 2 ऊंचे शिखर के नाम बताइए और उनकी ऊंचाई भी लिखिए। तो 2 ऊंचे शिखर में सबसे पहला, ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो याद रखें कंचनजंगा, जो कि है 8598 मीटर। दूसरा नग्गा पर्वत, जो कि 8126 मीटर है। कामेत, इसकी जो ऊंचाई है वो है 7756 मीटर, और नमचा बरुआ, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। आई थिंक इनकी दोनों की एक ही है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है बच्चों, यहाँ पे जो कामेत है इसकी हाइट तो इतनी ही है, लेकिन नमचा बरुआ की जो हाइट है वो थोड़ी सी है अभी, कितनी, 7782 है। अभी मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में इसकी हाइट 7782 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको यही लिखनी है। ओके बच्चों, सबसे हाईएस्ट कंचनजंगा है, सबसे छोटी अगर हम देखें इन चारों में से तो कामेत हो जाती है, बाकी और भी होंगी, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख लेंगे। तो नमचा बरुआ जो है वो 7782 मीटर है। चलिए 2 नंबर का अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, जापान के लोगों ने उनके देश का विकास कैसे किया। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो नीति थी जापान की, इसका लक्ष्य क्या था बच्चों, देखो इसका लक्ष्य ये था कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना। यानी कि इस नीति का सिंपल सा टारगेट क्या था बच्चों, जनसंख्या में वे लोग जिनको सुविधा बहुत कम प्राप्त है, ठीक है, ऐसे वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और ऐसे वर्गों को थोड़ी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, और उनका परिवार कल्याण का ध्यान रखा जाएगा, पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच बनाई जाएगी। अब जापान के लोगों ने उनके देश का विकास कैसे किया, तो जापान के पास देखो कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जब आप 11th में आओगे तो जापान के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है, जापान और चाइना के बारे में। अभी के लिए बस आप इतना समझो, जापान के पास में कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, मानव संसाधन पर निवेश करने से वह विकसित और धनी देश बना। मानव संसाधन का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे कि देखो यहाँ पे मानव संसाधन के कई मतलब हैं। एक मतलब है कि मानव का जो स्किल होता है, जो कौशल होता है, उसको सुधार के डेवलप करना। ठीक है, एक होता है कि मानव को इस लायक बनाना, मनुष्य को इस लायक बनाना कि वो आसानी से किसी भी काम को कर सके, उसमें मुनाफा कमा सके, है ना। तो यानी कि उसे अपने पैरों पे खड़ा करना, ये मानव संसाधन के रूप में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी का इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल पॉलिसी, हाउ डिड पीपल ऑफ जापान डेवलप देयर कंट्री। तो एम क्या था नेशनल पॉलिसी का और कैसे डेवलप किया, ये देख लीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही इजी प्रश्न है,
लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। कथन के संदर्भ में 2-3 बिंदु लिखिए। सिंपल सा क्या बताना है, यहाँ पे देखो बता दिया गया है कि लोकतंत्र जो है वो शासन का कैसा रूप है, एक ऐसा रूप जिससे हम आम लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो इसको आपको 2-3 कथन के माध्यम से बताना है। ओके, तो लोकतंत्र शासन का रूप है कैसे बच्चों, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ठीक है, जहां पे भी डेमोक्रेसी होती है वहां पे हर एक व्यक्ति समान होता है। इसका कोई मैटर नहीं है कि चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति को मानने वाले हो, अगर आप इंडियन हैं तो आप एक बराबर हैं। ठीक है। दूसरा, सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो वोटर वो होता है ना राइट, वो है हमारे पास में, सभी के पास में मताधिकार है। और इसी मताधिकार का उपयोग करके हम चुनाव के माध्यम से अपने शासक को चुनते हैं। जैसे कि हमारे जो पीएम वगैरह हो गए ना, इन्हें हम अपने वोट के द्वारा ही तो चुनते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। अब इसी का अथवा रंग भेद से क्या तात्पर्य बच्चों, तो रंग भेद जैसा कि नाम से पता चलता है, रंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है, तो देख लो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रंग भेद का मतलब ये होता है कि नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पे चलाई गई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो क्या है, रंग और भेद, यानी कि रंग के आधार पर भेद करना। ठीक है, अब ये व्यवस्था किसने चलाई थी बच्चों, ये व्यवस्था दरअसल दक्षिण अफ्रीका में चली थी और चलाई किसने थी, यूरोप ने। ठीक है, और कैसे चलाई थी, जो गोरे और काले लोग थे इनके बीच में भेद को लेके, गोरे यूरोपियन थे, काले अफ्रीकन थे, तो इनके बीच में काफी ज्यादा भेद पैदा कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसी का इंग्लिश में देखेंगे। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच द पीपल इलेक्ट द रूलर्स एंड राइट टू 3 पॉइंट सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है। व्हाट इज मीन बाय अपेथेड, तो अपेथेड क्या है, इसके बारे में ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कर लिया है और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अभी मैं क्या करूंगा बच्चों, मैंने एक दूसरा पेपर भी ले रखा है, उसमें आपको मैं और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिखा दूंगा, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के। ठीक है, जिससे कि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, देखो दूसरा वाला था, है ना। पहले हम ये वाला पूरा करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो का हमारा अगला खंड, ठीक है, खंड नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। अब इसके अंदर हमसे 3-3 नंबर के टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 25 क्या कहता है, अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो ये की योजना आई थी बच्चों, अंत्योदय अन्न योजना, इकोनॉमिक्स में है ये, तो इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहली बात, ये जो योजना है ना, ये दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। कब, 2000 के दिसंबर में। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जो करोड़ों परिवार हैं इनको कम दर पे अनाज उपलब्ध करवाना था। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य था जो लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, करोड़ों परिवार हैं, उनको अनाज उपलब्ध करवाया जाए। कब शुरुआत हुई थी, 2000 में। अब बारी ये आती है, इसने ये सब किया कैसे, तो सबसे पहले पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवार यानी कि कौन कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं उसकी पहचान करना। तो 1 करोड़ निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों का सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया। ठीक है, एक सर्वेक्षण किया गया बाकायदा पूरी तरीके से कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो कि निर्धनता रेखा से भी नीचे हैं। तो वो थे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के आसपास, आंकड़ा 1 करोड़ का बताया गया है। ठीक है, दूसरा, अब इनको कितना अनाज दिया जाएगा, क्या मात्रा रहेगी, तो इनको 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जो राशन मिलता है, ठीक है, राशन मिलता है, वो भी एक तरीके से इसी का ही हम मान सकते हैं छोटा सा पार्ट है। ठीक है, बस ये है कि अभी राशन जो वो फ्री है, पहले 2-3 रुपए के हिसाब से मिलता था। पहले 2 रुपए किलो गेहूं मिलते थे, 3 रुपए किलो चावल मिलते थे, अब तो फ्री है फिलहाल में, जब से पेंडेमिक आया था तब से, है ना। प्रारंभ में 25 किलोग्राम अनाज दिया गया, जिससे 2002 में बढ़ाकर 35 किलोग्राम अनाज कर दिया गया था एक पूरे परिवार पे। ठीक है, और एक छोटा पॉइंट है, योजना का विस्तार कैसे हुआ, तो बच्चों ये शुरुआत तो इसकी हुई थी 2000 में, है ना। 2003-2005 में
लगभग 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार जोड़े गए। देखो, जब भी कोई योजना शुरुआत होती है तो एक तो ये होगा कि एकदम से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, एक तो ये होगा कि देखेंगे कितने लोग जुड़ते हैं, किसको फायदा होता है, तब जुड़ेंगे, है ना। तो 2003 में 2004 में ये देखा गया, हर साल लगभग 50-50 लाख लोग इस राशन जो है ना, ये क्या नाम है, अंत्योदय अन्न योजना, इससे जुड़े, ठीक है। और कुल परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई थी। आज के टाइम पे आप देखेंगे जो राशन कार्ड है ना, वो तकरीबन कुछ 10-20-30 करोड़ तक लोगों तक पहुंच चुका है ना। ये चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी अंत्योदय अन्न योजना। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन अंत्योदय अन्न योजना इन डिटेल। तो ये है क्या बच्चों, और इसके लिए जो 3 पॉइंट हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक न्यूनतम शर्तों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि देखो, जब भी किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते हैं तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पे एकदम निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं लोकतंत्र तरीके से, तो क्या शर्त होगी। पहली शर्त तो ये होगी भाई कि हर व्यक्ति को मताधिकार दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति से यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि भारत का हर वो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी धर्म जाति कैसा भी हो, अगर वो 18 साल तक का है तो उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, चुनावों में विकल्प उपलब्ध होना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ईवी मशीन होती है, ठीक है, यहाँ पे एक होता है चुनाव चिन्ह, ठीक, यहाँ पे पार्टी का नाम, और यहाँ पे होता है आपका वोट डालना, ठीक है। फिर से यहाँ पे चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम, सदस्य का नाम, फिर यहाँ पे वोट डालना, फिर चुनाव चिन्ह, फिर पार्टी का नाम, फिर ये और सदस्य का नाम। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं कि हम किसी के सामने भी बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है नियमित अंतराल पर चुनाव। नियमित अंतराल पर चुनाव, जैसे कि लोकसभा के चुनाव हैं बच्चों, तो वो हर 5 साल में होते हैं, है ना। और जहाँ पे द्विसदनीय विधायी है वहाँ पे हर 2 साल में होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम चुनाव होने चाहिए। फिर है वास्तविक चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। स्वतंत्र का और निष्पक्ष का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा वो होता है ना चुनाव आयोग, ठीक है, हमारा ये जो चुनाव आयोग होता है ना, ये चुनाव आयोग ऐसे चुनाव करवाए जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है। सरकारी जो भी मशीनें वगैरह हैं उसका गलत उपयोग ना हो, वोटों की खरीद फरोख्त ना हो, पैसा ना बांटा जाए। तो ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विशेष अधिकार के, है ना। तो ऐसे आपको लिखना था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एनालिसिस द मिनिमम कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो वो कौन कौन सी है बच्चों, ये 5 पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अब देखिए क्या है बच्चों। हिमालय का देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले ध्यान से समझो बच्चों, हिमालय जो है ना, इसका जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, इसके हिसाब से इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो बच्चों हिमालय के देशांतरीय विस्तार के अनुसार इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक है हिमाद्री हिमालय, एक है हिमांचल, और एक है शिवालिक। अब इन सभी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये अलग से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और यहां से एमसीक्यू भी निकलेगा। देखो पहला क्वेश्चन, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय, ये जो हिमालय है ना हमारा हिमालय, इसके उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला यहीं पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले शिखर हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, माकलू हो गया, नगा पर्वत हो गया। ये 6000 से ऊंचे के जितने भी शिखर हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों हिमांचल। हिमांचल में जो शिखरों की ऊंचाई है पर्वतों की, वो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच है, जैसे कि पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, महाभारत की श्रृंखलाएं होंगी। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां भी इसी हिमांचल में स्थित हैं। तीसरी श्रेणी है बच्चों शिवालिक, ये ज्यादा जरूरी है। यह है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई मात्र 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। और एक चीज, जो शिवालिक की यहाँ पे घाटियां पाई जाती है ना, उनको दून कहते हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है दून किसकी घाटियों को कहा जाता है, शिवालिक की, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो हम 3 तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हिमाद्री हिमालय, हिमांचल और शिवालिक, हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलो
अब इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, भारत को आखिर एक मानक समय जो है इसकी नीड क्यों है? तो आओ इसको भी ध्यान से समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, देखो भारत को मानक समय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि, थोड़ा ढंग से देखना, यहाँ पे आपका एक दो नंबर का जो क्वेश्चन है, इवन आपका एक जो मैप वाला पार्ट है वो भी आपको मैं समझा दूंगा, बस ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, अर्थात देखो भारत के पूर्वी की अगर हम बात करें तो भारत के पूर्व में यहाँ पे है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे है हमारा गुजरात। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में तकरीबन कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का। ठीक है, अब देशांतर के इस अंतर के कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। क्यों? क्योंकि देखो 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को कितने मिनट लगते हैं? टोटल 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर को पार करेगा तो उसे लगेंगे 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, यानी कि टोटल मान के चलें तो 2 घंटे। ठीक है, अब पूरे देश के समय को व्यवस्थित रखने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया जाता है। ठीक है, ये जो है ना इसके बीच का जो पार्ट है उसको मान लिया जाता है मानक समय। ओके बच्चों, तो देखो एक मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझा दिया है और आशा करता हूँ समझ भी गए होंगे आप बच्चे, है ना। चलो इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज? वाई डज इंडिया नीड स्टैंडर्ड टाइम? तो सबसे पहले हिमालय को बांटते हैं हिमाद्री हिमालय में, हिमाचल में और शिवालिक में। फिर इंडिया को क्यों जरूरत है एक स्टैंडर्ड टाइम की, तो वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब है हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन 28, तृतीय स्टेट की व्याख्या करें। ठीक है, आपको पता है कि फ्रांस में ना 3 तरीके के स्टेट की व्यवस्था थी, तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो देखो बच्चों, तृतीय स्टेट में किसान हो गए, भूमिहीन व्यक्ति हो गए, मजदूर हो गए और शिक्षक हो गए, ये सभी शामिल थे। और इन तृतीय वर्गों में जो सबसे तीसरे निचले पायदान का वर्ग था, यह फ्रांसीसी समाज का सबसे निचला तबका था। सिंपल सी बात है, किसान शामिल हैं, भूमिहीन लोग शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, थोड़े मोटे शिक्षक शामिल हैं, तो ये सिंपल सी बात है, फ्रांस का निचला तबका है। और निचला तबका है इसीलिए इन्हें कोई भी पॉलिटिकली राइट्स भी नहीं मिले थे, राजनीतिक कोई अधिकार भी नहीं दिया गया था, है ना। राज्य व चर्च के द्वारा लगाए गए सभी करों का भुगतान उनके द्वारा ही किया जाता था। यानी कि देखो जो भी राज्य कर वगैरह लगाती थी, जो भी टैक्स लगाती थी, तो वो कौन करता था? ठीक है, कौन भुगतान करता था? ये आम लोग करते थे। एक तो इन्हें कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिला है, ठीक है, निचला तबका है, भूमिहीन है, मजदूर हैं, और ऊपर से राजा हो गया या फिर चर्च हो गई, ये टैक्स लगाए जा रहे थे, है ना। तो स्थिति कितनी खराब हो गई थी तृतीय स्टेट की, आप सोच ही सकते हैं। 5वां, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्होंने जन्म अधिकारों और सामंती विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किन्होंने? इन तृतीय स्टेट ने, क्योंकि ये बहुत तंग आ गए थे चर्च और राजा के द्वारा किए गए शासन से। ये है तृतीय स्टेट, ये है तृतीय स्टेट की दुख भरी कहानी। ठीक है, तो समझ गए प्यारे बच्चों तृतीय स्टेट के बारे में? जी हाँ सर। चलिए अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि एक्सप्लेन थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट क्या है बच्चों, इसके बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों जो कि पॉलिटिकल साइंस से है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? ठीक है, थोड़ा ना आप इसको एक पैराग्राफ के माध्यम से ना ध्यान से समझो। देखो हमारा जो संविधान है ना, उसमें शक्तियों को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी? एक तो है हमारी विधायिका, ठीक है, जिसे हम संसद भी कहते हैं, ठीक है, विधायिका, संसद या फिर पार्लियामेंट। फिर हमारी है कार्यपालिका, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा वो शामिल है। और फिर आती है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका जो है वो कानून बनाती है, पारित करती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, नियमन करती है, न्यायपालिका उसी से संबंधित विवादों को सुलझाती है, संविधान की व्याख्या करती है। अब ये जो हमारी न्यायपालिका है, इसको और ज्यादा लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम कैसे दी जाती है? ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे पार्ट यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला, न्यायपालिका जो है
ये विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी कोर्ट होती है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था वो किसी भी तरह से किसी कार्यपालिका के व्यक्ति, चाहे पीएम हो, मंत्रिपरिषद हो, विधायिका यानी कि संसद के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर नियंत्रण में होगी तो न्याय उनके हिसाब से होगा, है ना। इसीलिए इनको फ्रीडम देने के लिए क्या कहा गया कि विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होंगी न्यायपालिका, ठीक है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इनकी नियुक्ति कोई व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और नियुक्ति के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव होगा, ठीक है। अर्थात एक बार राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को ढंग से चुन लिया कि भाई यही जो है ना जज बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको पद से हटाना बहुत मुश्किल होगा। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल बना दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ये सभी देश के संविधान की व्याख्या के अधिकारी हैं। आगे, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता देती है। अर्थात जो हमारे भारत की न्यायपालिका है ना, ये हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार, ठीक है, इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा को करने में एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है बच्चों, वो यहाँ पे आती है, ठीक है। सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि हाउ इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्ड इन इंडिया। तो कैसे है, क्या है, सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बस आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अभी 29 क्वेश्चन तक हो गए। एक काम करते हैं, जो हमारा वो वाला पार्ट है ना, स्रोत आधारित वाला, वो हम एक बार इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगली वीडियो में आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा, ओके। तो अब हमारा जो है खंड 5वां केस आधारित प्रश्न का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। जो आपके 5 नंबर का खंड घ रह गया ना, ये अगली वीडियो में समझा दूंगा। और मैप जो रह गया है, ठीक है, खंड नंबर 4 का, ये भी अगली वीडियो में समझा दूंगा, ओके बच्चों। चलिए, क्वेश्चन 34 क्या कहता है कि नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 4 नंबर में। तो चलिए उसको पढ़ते हैं बच्चों। इस प्रश्न से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जैकोबियन क्लब के बारे में भी मिल जाएगी, ठीक है। क्या है बच्चों, जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ठीक है। जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे ना बच्चों, ये समाज के थोड़े गरीब लोग हो गए, उनसे संबंधित थे। जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्रो बनाने वाला, ठीक है, साड़ी साज हो गया, छपाई करने वाला हो गया, कोई नौकर हो गया, दिहाड़ी मजदूर हो गया, ये जैकोबियन क्लब के मेंबर थे, ठीक है। जैकोबियन क्लब के मेंबर का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या नाम था जैकोबियन क्लब के नेता का, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जैकोबियन क्लब के लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, धारीदार और लंबी पतलून, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा उन्होंने समाज का जो फैशन परस्त वर्ग है, जो फैशन करता रहता है, ठीक है, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखें, उन्होंने धारीदार लंबी पतलून क्यों पहनी जैकोबियन क्लब के लोगों ने, क्योंकि वो ना जो फैशन वाला एक समाज था लोगों का, उससे अलग दिखाना चाहते थे खुद को। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था कि देखो तुम्हारी जो फैशन है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब हम आ गए हैं मैदान में, ठीक है। तो बच्चों, जैकोबियन क्लब क्या था, इसके नेता का क्या नाम था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये लोग क्या पहनते थे और इन्होंने ऐसा क्यों पहना था, सारी बातें लिख दी है मैंने, ठीक है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब में समाज के किस वर्ग के लोग शामिल थे। तो भाई कौन से लोग थे, समाज के जो कम समृद्धि वाले लोग थे वो शामिल थे। फिर जैकोबियन क्लब के नेता कौन थे और इस क्लब के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तो क्लब का नेता का क्या नाम है बच्चों, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ये लोग क्या पहनते थे, तो इस क्लब के लोग लंबी धारीदार जो पतलून थी उसके कपड़े पहनते थे। फिर ये थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 2 नंबर का है ये वाला, कि रोबेस्पियर ने फ्रांसीसी लोगों में समानता लाने के लिए क्या किया। तो रोबेस्पियर ने भाई जो अपने जैकोबियन क्लब के लोग थे और फ्रांस के जो लोग थे, इनमें आपस में समानता लाने के लिए क्या किया। तो रोबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा पर कानून जारी किए, यानी कि मजदूरी और जो कीमतें होंगी, ठीक है,
मजदूरी हो गई और जो महंगाई हो गई, उसकी अधिकतम जो सीमा है उसको लेके कानून ने जारी किया कि भाई इस बॉर्डर तक ही मजदूरी बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, या फिर कीमत बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। ठीक है, उन्होंने भाषण और अपने संबोधन में समानता की रोटी और समानता का परिचय दिया। ठीक है, यानी कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने लिए खाना जो वगैरह है उसको कमाएं। ठीक है, और समानता का परिचय दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो स्रोत आधारित क्वेश्चन है बच्चों वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहेंगे तो ये रहा बच्चों जैकोबिन क्लब के बारे में सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, पूरा पैसेज को, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड ये रहा, थर्ड आपका ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है ना समझ आपको अच्छे से? चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि है आपका आई थिंक इकोनॉमिक्स से। ठीक है, दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमें स्रोत दिया जा रहा है, चलो पूरे स्रोत को पढ़ेंगे ढंग से और इसके आंसर को देखेंगे। देखो स्रोत में क्या है, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। अगर हम ये कहते हैं कि संसाधन के रूप में लोग हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में उस देश में कितना कौशल, स्किल उत्पादन हो रही है, कितनी क्षमता लोगों की बढ़ रही है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। ठीक है, जो बहुत सारे संसाधन होते हैं उसके मुकाबले जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हम लोग हैं, जो हमारी जनसंख्या है, ये भी एक जन संसाधन है या फिर एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जब ये कम होती है ना तो हम लोग क्या कहते हैं कि मानव संसाधन कोई संसाधन नहीं है, जनसंख्या कोई संसाधन नहीं है, ये तो एक समस्या है ना, ये चीज होती है। तो और भी एक आधा पॉइंट है बच्चों, एक चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के द्वारा विकास किया जा सकता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी कि मानव को थोड़ी हमने शिक्षा दे दी, उसका स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, उसे बेसिकली थोड़ा काम वगैरह करना सिखा दिया, है ना, स्किल दे दी, कौशल विकसित कर दिया, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो संसाधन के रूप में लोगों का अर्थ होता है कि एक देश के कार्यरत लोग जो वर्तमान उत्पादन कौशल, क्षमताओं के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने की क्षमता रखते हैं, और यह जनसंख्या को संसाधन के रूप में देखने का तरीका है। अगला, मानव संसाधन को कैसे मानव पूंजी में बदला जा सकता है? ठीक है, मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है? तो जब जनसंख्या शिक्षित होगी, उसको हम अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उसका विकास और करेंगे, तब मानव पूंजी में से बदला जा सकता है। यह भौतिक पूंजी निर्माण की तरह देश की उत्पादक शक्ति में भी वृद्धि करता है। फिर सबसे आखिरी आ जाता है बच्चों, मानव पूंजी में निवेश से क्या लाभ है? तो बच्चों मानव पूंजी में निवेश शिक्षा के मामले में, उनके प्रशिक्षण के मामले में, स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि लोग अधिक शिक्षित हो जाते हैं, लोगों को जो प्रशिक्षण है वो अच्छा मिल जाता है, जिससे कि वो प्रोडक्शन जो है किसी भी वस्तु का अच्छा कर पाते हैं और ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं और स्वस्थ भी रह पाते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रहा, जिसे आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस है बच्चों, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे आखिरी वाला, ठीक है, और ये रहेगा आपके ज्योग्राफी से संबंधित। ओके, तो चलो पहले, नहीं ये ज्योग्राफी नहीं है, ये है पॉलिटिकल वाला। ओके, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखो क्या है, जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान सभा को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। यानी कि संविधान सभा ने जैसे हमारा संविधान बनाया, उससे यह साबित हुआ कि भारतीय संविधान सभा पवित्र है और एकदम वैध है, मान्य है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला
और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। यानी संविधान सभा जो थी वो एक तरीके से वो व्यवस्था पूरी खुली हुई थी, सभी की सहमति थी, तभी उसके बाद में कोई भी आर्टिकल बनाया जाता था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। संविधान सभा जब तैयार हुई ना तो सबसे पहले कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल जो है ना वो सेट किए गए थे कि भाई हम ऐसे ऐसे ये करेंगे और इस लिमिट से कोई आगे नहीं जाएगा। इसीलिए संविधान सभा की जो प्रारूप कमेटी थी इसके प्रमुख बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चे हुए, यानी कि जो बैठकें हुई थी ना संविधान की, उसमें संविधान के प्रारूप पर कई बार चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव पर, हर शब्द पर वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाल के रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों पर हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस को तेज दस्तावेजों को उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन से बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत का जो संविधान है ये लागू कब हुआ? ठीक है, जो भी बच्चा यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके मुझे बताओ भारत का संविधान लागू कब हुआ था। कमेंट में सारे बच्चे इसका आंसर देंगे जल्दी से जल्दी, देखते हैं कितनों को पता है। 36.1 संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन से थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो लगभग समय था 3 वर्ष, लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसलिए हम सीधा 3 वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, अब एक चीज है बच्चों, संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई, जो प्रस्ताव आए, उन्हें किस नाम से प्रकाशित किया गया? संवैधानिक सभा की बहसों को भागों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कितने भागों में? तो सबसे पहला जिसमें इसे प्रकाशित किया गया था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। टोटल थे इसके 12 भाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखना चाहें तो ये रहा भाई आपका, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है तीनों के तीनों वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के एसएसटी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए एक जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, जो सैंपल पेपर है, पेपर नंबर 5, इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया है। अब जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं 5 नंबर के केस बेस्ड और 5 नंबर का मैप आपका, तो इन सभी के लिए आधे घंटे की एक और छोटी वीडियो बना दूंगा पार्ट नंबर 3 की, तो उसको देख लेना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले पेपर में पार्ट 3 के साथ। अब आप सभी बच्चों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा नहीं, एक प्यारा सा लाइक कर दो। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दो अपने। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय बता सकते हो। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे एग्जाम करना, तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है आपकी, और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी पेपर के पार्ट नंबर 3 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।